अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पेपर एक्सप्लेन करेंगे एमडी कैट का इंटर का। सो क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, बेसिकली इंटरनल एनर्जी वहाँ कांस्टेंट होगी जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। दूसरा सवाल है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्योंकि हम बाहर से हीट नहीं देते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर भी फॉल होता है। इंटरनल एनर्जी इसलिए डिक्रीज़ होती है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि न्यूमेरिकल है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ डिक्रीज बाय 200 जूल वाइल डूइंग 150 वर्क, फाइंड हाउ मच हीट इज़ इमिटेड और एब्सॉर्ब। अगर आप देखें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है तो माइनस की साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो प्लस की साइन, डेल्टा क्यू आपको चाहिए। अगर आप इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपका जवाब -50 आएगा। माइनस साइन इंडिकेट करती है कि हीट इमिट हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर डायटोमिक गैस Cp। अच्छा, मैंने आपके रिवीजन के लिए यहाँ लिख ली हैं। मोनो एटॉमिक गैस होगी तो Cv 3/2R होगी, जिसको 1.5 p कह सकते हैं, और Cp 5/2 होगी, जिसको 2.5 p कह सकते हैं। अगर डायटॉमिक होगी तो 5/2 जिसको 2.5 कह सकते हैं, और Cp 7/2 जिसको 3.5, तो लिहाजा इसका जवाब 3.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² करता है, इसलिए हम इसको 1/r² कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 2 पॉइंट चार्जेस +5 and -5 आर सेपरेटेड एट a certain distance d. What will be correct choice at the midpoint of line joining their centers? अगर हम इस मिड पॉइंट को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पर E0 नहीं होगी। पर अगर हम V देखें तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव होगी, इस चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव होगी, तो V0 होगा, E0 नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डैश इट्स कैपेसिटेंस। अब आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक जब भी हम रखते हैं प्लेट्स के बीच में तो वहाँ पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से वोल्टेज कम होती है, वोल्टेज कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 एरिया ऑफ प्लेट्स इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज हाफ, देन न्यू कैपेसिटेंस विल बी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखी जाए तो ए से डायरेक्टली है, डी से इन्वर्सली है, एरिया को डबल किया गया, सेपरेशन को हाफ किया गया, ओवरऑल हम कहेंगे इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वाइल फॉलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q/V होता है। अगर आप चार्ज कूलम में लेंगे तो जवाब आपको जूल में मिलेगा, अगर आप चार्ज इलेक्ट्रॉन में लेंगे तो जवाब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, जो एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। तो 5 × 20 होगा, तो हम इसको 100 कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने थोड़ी चेंजेस की हैं, क्योंकि वो जो पेपर मैंने अपलोड किया था और जो मैंने अभी यहाँ पे दे रहा हूँ उसमें थोड़ी मैंने चेंजेस की हैं। इलेक्ट्रॉन इतने हैं और ये 3 सेकंड में गुजर रहे हैं। करंट पूछ रहा है, करंट का फार्मूला Ne/T है। इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁻18 है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻−19 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.52 × 10⁻−1 आएगा, यानी ये 0.56 के बराबर है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.26 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अ स्टूडेंट हैज़ 3 रेजिस्टर ईच ऑफ 6 ohm, फाइंड हाउ कैन अरेंज ऑल रेजिस्टर टू ऑब्टेन अ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 9। तो अगर हम 2 लगा दें पैरेलल में तो इन दोनों का इक्वलेंट जब इक्वल कैपेसिटी के होंगे तो R/N, तो 6/2 3 ये होगा, 6 ये है, 6 और 3 को अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो सम होता है, ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट को 2 पैरेलल में लगाने चाहिए और तीसरा उसके साथ सीरीज़ में लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट, फाइंड द पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है। यहाँ पे वोल्टेज को हमने आधा कर दिया है तो पावर 1/4 हो जाएगा। अगर 100 का 1/4 करेंगे तो 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन ओपन सर्किट EMF इज।
ओपन सर्किट में आपको पता है कि ईएमएफ और वोल्टेज आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। तो स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज हम कॉम्पटन इफेक्ट को कहते हैं, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रे हमारा स्कैटर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना में प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन वाइल इंटरेक्शन विद हैवी न्यूक्लियस। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, और ये एनर्जी सिर्फ गामा रेस के पास होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम Ni इज इक्वल टू 4 टू Nf इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज इमिट करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए, और अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो वो विजिबल लाइट इमिट करेगा, उसको बाल्मर सीरीज़ कहेंगे। और अगर एन किसी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड लेवल पे आएगा तो वो जैसे आप जानते हैं कि इंफ्रारेड रीजन होता है। बहरहाल इसका जवाब अभी बाल्मर सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्स रेज प्रोडक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस। तो एक्स रेज प्रोडक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस, ये गलत है। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका सही ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया हाईलाइट, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट आती है, फोटॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन जाकर मेटल से टकराते हैं और वहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेंट 64 ग्राम्स इनिशियली, आफ्टर 12 आवर्स ओनली 8 ग्राम्स इज़ लेफ्ट, द हाफ लाइफ टाइम। अगर आप यहाँ देखें तो शुरुआत में हमारे पास 64 है और बाकी हमारे पास 8 है। तो अगर एक लाइफ गुजरेगी तो आधा यानी 32 हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 16 हो जाएगा, और तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब है 12 घंटे में 3 हाफ लाइफ्स हैं। तो अगर 12 घंटे में 3 हाफ लाइफ्स हैं तो इनका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 4 आवर्स है। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन इज़ यूज एज डैश ट्रेसर। अब आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ होता है, कोबाल्ट जो है वो लिवर के लिए यूज़ होता है, और C14 जो है वो कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है, और सोडियम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इसके बाद है 1 गिरे। अब 1 गिरे जो होता है वो 100 रेड के बराबर है, और दूसरा होता है साइवर्ट, और ये जो 1 साइवर्ट होता है वो 100 रेम के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैंने अभी पूरी कोशिश की है कि एक आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि कौन से किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये इनको देख भी लें और अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वायर हैज़ रेजिस्टेंस आर एंड इट इज़ कंप्रेस एंड इट्स डायामीटर बिकम्स डबल, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब अगर आप देखें रेजिस्टेंस से लेंथ से डायरेक्टली है, एरिया से इन्वर्सली है, और एरिया डायामीटर के स्क्वायर से डायरेक्टली है। अगर हम एरिया डायामीटर को डबल करेंगे एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगी, जबकि यहाँ कंप्रेस और स्ट्रेच में ये होता है कि वॉल्यूम सेम होता है। अगर एरिया 4 टाइम्स बढ़ गई है तो लेंथ 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास होगा कि भाई लेंथ 1/4 हो गई है और एरिया 4 टाइम बढ़ गई है, तो रेजिस्टेंस 1/16 हो जाएगी, इसीलिए इसका जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जिसके सेकेंडरी के करंट ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, और सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज़्यादा होती है प्राइमरी से, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस को कम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली देन इट्स ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होगी, अगर पैरेलल इंटर होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट होगी, और अगर 0 और 90 के एंगल के बीच में इंटर होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री हेलिकल होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, वेबर जो यूनिट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमेशा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
presence of ferromagnetic material inside the solenoid dash the magnetic flux density। जब भी हम सोलेनॉइड के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द रेक्टिफायर इन रेक्टिफायर द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। सिंगल डायोड है तो हाफ वेव, अगर दो डायोड हैं तो सेंटर टेप फुल वेव, अगर 4 डायोड हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर। बाय द वे उसमें जो कैपेसिटर होता है उसका मतलब होता है रिपल्स को एलिमिनेट करना, स्मूथ करना। उसमें जो रिपल्स होते हैं यानी जो आपका क्या कहते हैं कि पल्सेटिंग जो डीसी होता है उसको स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी रिपल्स को रिमूव करता है।